शिक्षा मंत्री के घर के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करने की कोशिश की है। उसके बाद उन्हें जेल में बंद किया गया, लगभग 5-6 घंटा जेल में रहे। क्या लगता है, सही काम हुआ था या आपकी नज़र में मतलब क्या है, एक अब शिक्षक अभ्यर्थी के नज़र में क्या वो सही था या फिर गलत? देखिए, अगर मैं इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये कहीं से नैतिकता के रूप में या जो एक शिक्षक की व्यवहार होते हैं जो एक शिक्षक के, उसके अनुरूप बिल्कुल सही नहीं है। कोई इसका समर्थन नहीं करेगा, ये होना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं एक कायरतापूर्ण बातें हैं ऐसी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार के जो रवैया हैं, जो नीतियाँ हैं, वो आप उन्हें जिस खेमे में रखें अलग की बात है। लेकिन सर, जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, पिछले 3 साल की जो प्रक्रिया चल रही है 2019 से 2022 की, आप ये बात देखेंगे कि बिहार में ज़्यादातर जो युवक हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोजगार यानी नौकरी समझते हैं और नौकरी पे ही डिपेंड है। जो सेवा ये है उसी पे निर्भर है। उस बिहार में जहाँ अन्य संसाधन या अन्य आप फील्ड में जाना चाहें उसका स्कोप कम है, वहाँ पे जब एक पढ़े लिखे साक्षर युवक के साथ ऐसा व्यवहार होता है, एक प्रक्रिया 2019 से लेकर 2022 तक चलती है और पूरी नहीं होती है, जहाँ उन्हें आपस में लड़ाया जाता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पदों पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो साजिश करके लड़वाते हैं। उन्हें उस जो भी लेटर निकालते हैं या जो भी वो त्रुटियाँ छोड़ते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या कहीं हो, उन्हें ये पता होता है कि इसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा। वो सब कुछ जानते हुए भी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो एक अभ्यर्थी हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो चाहे अपने आप को जिस खेमे में रखते हों, ये कृत्य बहुत निंदनीय है, कायरतापूर्ण है, होना नहीं चाहिए। लेकिन कमोबेश यही मनोस्थिति अभी सारे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल में जो मानसिक प्रताड़ना दिया है इन अभ्यर्थियों के, जो एग्ज़ाम कैंसिल करना हो, कोरोना के समय में एग्ज़ाम लेना हो, रिजल्ट में देरी हो, रिजल्ट के बाद 3 महीने के बाद जो एक नया आप रिवाइज रिजल्ट निकालते हैं वो हो, सड़क पे आना हो, आंदोलन करना हो, लाठियाँ खानी हो, हवालात में जाना हो, लॉकअप बंद होना हो, इन सब को झेलते हुए जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मनःस्थिति है, ठीक है, उसने जो किया वो कहीं से शोभनीय नहीं है, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यही मनःस्थिति लगभग सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की है। और अब सरकार को वो एक है, इससे पहले मतलब भगवान ना करे या मैं कहूँगा कि ऐसा कोई दोबारा करे नहीं, लेकिन सरकार को अब जागृत होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं कि आपके यहाँ का पढ़ा लिखा युवा, एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड युवा जो एग्जाम देके क्लियर करके आता है, जो शिक्षक बन रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी नीतियां कैसी हैं कि वो मजबूर हो जा रहा है ऐसे कृत्य करने के लिए? जब मैं उस कृत्य को भी निंदनीय बताता हूँ, साथ ही साथ मेरा मानना है कि सरकार को भी अब सजग हो जाना चाहिए और सरकार को भी अब अपने जो वो तंत्र बना के बैठे हैं भ्रष्टाचारों वाले, उस किले को गिरा के और भ्रष्टाचारी किले से बाहर आके जो भी है जल्दी से जल्दी जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सबको नियुक्ति देनी चाहिए। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। मेरे बगल में जो बैठे हैं मृणाब नाम है इनका, STT अभ्यर्थी हैं। पर्चे देते देते हम भी थक गए हैं कि इनका नाम मृणाब है, STT क्वालिफाइड का पक्ष रखते हैं। कल ये लोग आंदोलन किए थे, आंदोलन लगभग 3 जगहों पर किए थे, BCB ऑफिस, मुख्यमंत्री का आवास और फिर सचिवालय, न्यू सचिवालय जहाँ पर अपर मुख्य सचिव बैठते हैं, वहाँ पर। इन तीनों जगहों पर इन लोग को 2 चीज़ मिली है, मार और गाली। और क्या मिला वो नहीं पता है, लेकिन मार और गाली मिला और वो चला भी, वीडियो आपने देखा भी। मृणाब जी गए थे अंदर मिलने, जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मिलने गए थे और क्या कुछ बात हुआ वो अब हम जानेंगे। आप अंदर गए थे मिलने BCB ऑफिस में, देखे हम कि कोतवाली थाने के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो आपको लेके जा रहे थे अंदर अध्यक्ष महोदय से मिलने। क्या हुआ, मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुआ, क्या वादा हुआ या फिर लिखित बयान मिला कुछ? सबसे पहले तो शशांक जी आपको और आपके समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। शशांक जी, जैसा कि आपने बताया, हम लोग कल गए हुए थे BCB ऑफिस, वहाँ हमने प्रदर्शन भी किया, हम सड़कों पे बैठे भी रहे, हमें बुलाया गया अंदर। लेकिन हम गए थे वहाँ
जो बीएसईबी के अध्यक्ष हैं अनंत किशोर जी, उनसे मिलने, क्योंकि जब भी हम शिक्षा विभाग में चाहे शिक्षा मंत्री जी से मिलने जाएँ या फिर संजय कुमार जी से मिलने जाएँ, तो वहाँ पे हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हमने लेटर सेंड कर दिया है, यानी आदेश दे दिया है बीएसईबी को, आप लोग को अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। ये सवाल बहुत हास्यास्पद है कि जो सवाल हमें उनसे करना चाहिए वो हम लोग से पूछते हैं कि आपको अभी तक क्यों नहीं मिला। तो हमने लास्टली ये सोचा कि जब वहाँ बीएसईबी को आदेश मिल चुका है और वहाँ से हमें नहीं मिल रहा तो हम वहीं चल के पूछते हैं, क्योंकि जब हम अगली बार फिर इनके पास आएंगे तो हमसे फिर वही सवाल पूछा जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिला। इसलिए आज हम लोग वहाँ गए हुए थे ताकि हम अनंत किशोर जी से मिल सकें। लेकिन चूँकि कल जनता दरबार भी था तो उन्होंने बताया कि वो जनता दरबार में गए हुए हैं, तो अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो वो लोग हमें वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक हैं रहमान सर, उनसे ले जाके मिलवाया हमने। हालांकि हमने इस बात का विरोध भी किया कि हम लोग आए हैं, हम लोग इंतजार कर लेंगे, हमें सिर्फ अनंत किशोर जी से मिलना है, क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि अपर जो हमारे अधिकारी हैं वरीय वो तो थे नहीं, तो इन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा। इसलिए हम चाहते थे कि जो जिम्मेवार हैं उनसे ही मिले ताकि स्पष्ट हो सके कि होने वाला क्या है। लेकिन उन्होंने बोला ये हमारी प्रक्रिया है तो आप चल के मिल सकते हैं। तो हम और 4 साथी हमारे और थे, वो गए हम लोग मिलने। हम लोग गए वहाँ मिलने तो वही जो हर बार आश्वासन मिलता है कि आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये उन्होंने स्वीकार किया कि लेटर आ चुका है, हम पे भी दबाव है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आपकी। मैंने पूछा कि सर कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं कह सकते। मैंने बोला कि सर जैसा कि हमें सूचना मिली हुई है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे अभी तक, और आप बोल रहे हैं कि इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है या आप नहीं देंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें कि कब तक हमारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब दबे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वहाँ कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि 1-2 महीने लग सकते हैं। मैंने बोला सर आप अपर लिमिट बता दीजिए, आप मिनिमम मत बताइए, कम से कम एक मैक्सिमम लिमिट बता दीजिए कि हाँ 2 महीने 3 महीने कितने लगेंगे। उन्होंने इस बात को मतलब सिर्फ ऐसे जैसे 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ भी लग सकता है, हम कैसे बता दें, ये कह के टाल दिया। मैंने फिर दोबारा उनसे ये दबाव दिया सर कि आप कोई तो एक आपका लिमिट होगा, अगर आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कब तक मिल जाएगा। इस पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल होंगे, बंदिशें होंगी, लेकिन हम लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि हम लोग अनंत किशोर जी से बाहर आके, क्योंकि वहाँ पे कोई संतुष्ट जवाब हमें मिला नहीं, हम बाहर आके वेट करते रहे कि हम जो अनंत किशोर जी हैं उनसे मिले। फिर उन लोगों ने बताया कि वो तो कब महीने में 1 बार आते हैं। हमें ये भी बात बहुत अजीब लगा कि मतलब जो अध्यक्ष हैं वो बीएसईबी कार्यालय में महीने में 1 बार आते हैं जैसा उन्होंने बताया। हम लोगों ने बोला कि ठीक है हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये था कि जो अधिकारी हैं इन्हें अगर आप बोलें तो ये नौकरशाह जो हैं वो हमारे लिए ही हैं, हम अभ्यर्थियों के लिए ही हैं, जो स्कूल है जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए हैं। तो जब आप हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो फिर आप किसकी सुन रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लास्टली वो नहीं आए। तब हमने जितने वहाँ हमारे साथी थे हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि फिर जनता दरबार चलते हैं, वहीं कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। जब हम लोग जनता दरबार पहुँचे तो जैसा कि शायद आप गए हुए थे, वहाँ पे हमें गालियों के साथ, जो ये बहुत अनैतिक था कि कोई गली के गुंडे नहीं थे, कोई भागे हुए अपराधी नहीं थे, सारे पढ़े लिखे शिक्षक थे, बहुत शालीनता के साथ गए थे वहाँ। उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करके और गाली देते हुए, डंडे भी चले, भगाया गया। हम लोग फिर वहाँ से आके सचिवालय रुके कि भाई यहाँ तो आएंगे, यहाँ तो मिलेंगे। हम लोग बहुत शालीनता के साथ, जैसा कि सबने मीडिया बंधुओं ने शूट भी किया है, वो हम बहुत शालीनता के साथ सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे भी शायद अब उन्हें इस बात का डर था कि ये लोग भाग नहीं रहे हैं, जवाब देना पड़े, या उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए वहाँ फिर लाठियाँ चलवाई गई। और लाठियाँ चलवाई गई तो वहाँ पे सबसे जो अनैतिक बात ये थी कि जब महिलाएं होती हैं तो उन पे अगर आप बल प्रयोग भी करते हैं तो वो महिला पुलिस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों ने ही महिलाओं पे भी लाठियाँ चलाईं, उन्हें भी तितर बितर करने की कोशिश की। हमारे कई साथी जैसे विकास जी, कुंदन और संजीव जी वगैरह को लाठियाँ लगी भी हैं और अन्य को भी लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शिक्षा मंत्रालय की जो नाकामी है वो आज उनके आक्रोश और ये जो हम पे डंडा चला है उसके रूप में जग जाहिर हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय और चिंता का विषय है कि अगर बिहार का शिक्षा और जो हमारे शिक्षा विभाग है वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आप एसडीजी का रिपोर्ट देख लें, बिहार सबसे पीछे है। आप स्कूलों के हालात देख लें तो जितने बच्चे हैं पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक पे चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचनीय विषय हो गया है कि हमारी सरकार और हमारे जो शिक्षा विभाग और जो अधिकारी हैं सारी, ये आखिर बिहार को ले कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग जब भी जाते हैं कहा जाता है कि हम लोग सर्टिफिकेट का आदेश दे दिए हैं, आप लोग को अभी तक नहीं मिला। ये आपने कहा कि ये हम लोग का सवाल रहता है। कभी अगर ऐसा शिक्षा मंत्री कहें कि आप लोग का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, देखिए जैसे सवाल पहले पूछे जा रहे हैं तो बहुत विडम्बना तो अब नहीं होगी अगर शिक्षा मंत्री जी कभी हमसे पलट के सवाल पूछ लें, या कभी ये पूछ लें कि अच्छा आप अभी स्कूल भी नहीं गए हैं कभी पढ़ाने, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत ही हास्यास्पद है ऐसा। चलिए, एक खबर तो ये सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक सवाल करते हैं आपसे। आप ही लोगों में से अभ्यर्थी जो है, क्वालिफाइड अभ्यर्थी, हालांकि वो अपने आप को बताते हैं, लोग मेरिट के ही बताते हैं, अनिल हैं, पहचानते होंगे, बहुत बार डिबेट हुआ है आपके साथ। क्या शिक्षा मंत्री के घर के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करने की कोशिश की है, उसके बाद उन्हें जेल में बंद किया गया, लगभग 5-6 घंटा जेल में रहे। क्या लगता है, सही काम हुआ था, या आपकी नज़र में एक मतलब क्या है, एक शिक्षक अभ्यर्थी के नज़र में क्या वो सही था या फिर गलत था? देखिए, अगर मैं इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये कहीं से नैतिकता के रूप में, या जो एक शिक्षक की व्यवहार होते हैं जो एक शिक्षक के, उसके अनुरूप बिल्कुल सही नहीं है। कोई इसका समर्थन नहीं करेगा, ये होना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये कायरतापूर्ण बातें हैं ऐसी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार के जो रवैया हैं, जो नीतियाँ हैं, वो आप उन्हें जिस खेमे में रखें अलग की बात है, लेकिन सर जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, पिछले 3 साल की जो प्रक्रिया चल रही है 2019 से 2022 की, आप ये बात देखेंगे कि बिहार में ज़्यादातर जो युवक हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोजगार यानी नौकरी समझते हैं और नौकरी पे ही डिपेंड है, जो सेवा ये है उसी पे निर्भर है। उस बिहार में जहाँ अन्य संसाधन या अन्य आप फील्ड में जाना चाहें उसका स्कोप कम है, वहाँ पे जब एक पढ़े लिखे साक्षर युवक के साथ ऐसा व्यवहार होता है, एक प्रक्रिया 2019 से लेकर 2022 तक चलती है और पूरी नहीं होती है, जहां उन्हें आपस में लड़ाया जाता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पदों पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो साजिश करके लड़वाते हैं। उन्हें उस जो भी लेटर निकालते हैं या जो भी वो त्रुटियाँ छोड़ते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या कहीं हो, उन्हें ये पता होता है कि इसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा। वो सब कुछ जानते हुए भी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो एक अभ्यर्थी हैं, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो चाहे अपने आप को जिस खेमे में रखते हों, ये कृत्य बहुत निंदनीय है, कायरतापूर्ण है, होना नहीं चाहिए। लेकिन कमोबेश यही मनोस्थिति अभी सारे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की है, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल में जो मानसिक प्रताड़ना दिया है इन अभ्यर्थियों के, जो एग्ज़ाम कैंसिल करना हो, कोरोना के समय में एग्ज़ाम लेना हो, रिजल्ट में देरी हो, रिजल्ट के बाद 3 महीने के बाद जो एक नया आप रिवाइज रिजल्ट निकालते हैं वो हो, सड़क पे आना हो, आंदोलन करना हो, लाठियाँ खानी हो, हवालात में जाना हो, लॉकअप बंद होना हो, इन सब को झेलते हुए जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी जो मनःस्थिति है, ठीक है, उसने जो किया वो कहीं से शोभनीय नहीं है, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन यही मनःस्थिति लगभग सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की है। और अब सरकार को वो एक है, इससे पहले मतलब भगवान ना करे, या मैं कहूँगा कि ऐसा कोई दोबारा करे नहीं, लेकिन सरकार को अब जागृत होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, कि आपके यहाँ का पढ़ा लिखा युवा, एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड युवा जो एग्जाम देके क्लियर करके आता है, जो इसे शिक्षक बनना है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी नीतियाँ कैसी हैं कि वो मजबूर हो जा रहा है ऐसे कृत्य करने के लिए। तो मैं उस कृत्य को भी निंदनीय बताता हूँ। साथ ही साथ मेरा मानना है कि सरकार को भी अब सजग हो जाना चाहिए, और सरकार को भी अब अपने जो वो तंत्र बना के बैठे हैं भ्रष्टाचारों वाले, उस किले को गिरा के और भ्रष्टाचारी किले से बाहर आके जो भी है जल्दी से जल्दी जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सबको नियुक्ति देनी चाहिए। ये बताइए कि असल में दोषी कौन है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव या अध्यक्ष? सर देखिए, इसमें सवाल बहुत मुश्किल तब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी खाली पदे हैं शिक्षक के, उसे अविलंब भरा जाए,
तो जब मुख्यमंत्री तो दोषी नहीं है, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं। सर मैं आपसे इसीलिए मैं इसका जवाब देना चाह रहा था। ये उत्तर देना बहुत मुश्किल होगा कि इनमें से कौन दोषी है। इसका सबसे सरल उत्तर है सर, ये सारे के सारे दोषी हैं। मैं सीधे सीधे पूछ सकता हूँ सर, अगर नोटिफिकेशन आता है उसमें त्रुटियां हैं, ये जिम्मेवारी किसकी है? उन त्रुटियों को देखना वरीय अधिकारी है, वरीय अधिकारी की। उन्होंने नहीं देखा, वो दोषी हैं। रिजल्ट आया 12 मार्च को, शिक्षा मंत्री जी ने देखा, शिक्षा मंत्री जी ने 55 मिनट का लगभग 55 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, कुल उत्तीर्ण जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो कुल रिक्ति से कम है। ये त्रुटि किसकी है? शिक्षा मंत्री जी की है। वो अगर देख रहे हैं, बता रहे हैं, इतने हैं, फिर अगर बढ़ जा रहा है तो ये शिक्षा मंत्री जी की कमी है। अगर इन सबके बावजूद मैं स्वयं जनता दरबार जाने वाला हूँ, नीतीश कुमार जी के पास एप्लीकेशन लेके गया था मैं, उस एप्लीकेशन में मैंने स्पष्ट लिखा हुआ था कि 12 मार्च और 21 जून का रिजल्ट है, उसमें व्यापक विसंगति है। इन सारे के बावजूद अगर नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और उस पर सवाल नहीं करते हैं, उनमें अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी दोषी हैं। तो सर इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें पूरा तंत्र दोषी है। सिर्फ एक को जिम्मेवार ठहराना कहीं ना कहीं ये है कि आप भार अपनी खिसका रहे हैं। किसी ने अपनी जिम्मेवारी जो है सही तरीके से नहीं देखी, इसीलिए आज ये इतना व्यापक जो हमारे बीच असंतोष फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण यही है कि इनमें से किसी ने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं समझा। अगर शिक्षा मंत्रालय, बीएसीबी, संजय कुमार जी या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी ने इस बात को समझा होता तो आज युवाओं में इतना संतोष नहीं होता। मैडम जी, मैं ये सवाल लगभग सबसे पूछता हूँ, आज आपसे भी पूछ रहा हूँ। इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि कहा जाता है कि लाइफ का सबसे अहम एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। हालांकि वो पढ़ाई का जो पीक पे होता है, किस तरफ जाने वाले हैं, और ये तब अच्छा बनेगा जब आप मैट्रिक और 9th और 10th में पढ़ाई अच्छे किए होते। अभी जो भी छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि सारा मीडिया हाउस आप अगर देखते होंगे तो देख रहे होंगे, कोई जिस विषय का वो एग्ज़ाम दे के आया है उसका स्पेलिंग तक नहीं पता है, या फिर प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न है वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, नहीं, हिंदी तक खुद से पढ़ने नहीं आ रहा है। मैथ का जो है मतलब नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे इसको ये करें, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। क्या लगता है कि ये शिक्षा विभाग की जो चूक है कहीं ना कहीं बिहार को मतलब गड्ढे में ढकेल रही है, या फिर बिहार एक अलग दिशा में जा रहा है? देखिए सर, गड्ढे में ढकेल नहीं रही है, गड्ढे में ढकेल चुकी है। अगर आप एसडीजी के रिपोर्ट में सबसे लास्ट में आते हैं तो आप अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, इसमें अब जाने वाली कोई बात नहीं है। रही बात इसे सुधारा कैसे जाए या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी तक सिर्फ हमें, जैसा कि शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी और जो चुनाव से पहले हमारी पार्टियों ने जो सरकार में है अभी, गठबंधन ने जैसा अनाउंस किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहूँगा सर, वो जो भी हमें कभी मिल नहीं पाते हैं, वो आपने अभी तक कितने रोजगार दिए? तो कहीं ना कहीं सर ये निश्चित ही है कि आप युवाओं को डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितना दे रहे हैं? आप सर देखेंगे पहले का बिहार, जब आप कहीं बाहर जाते थे आउट ऑफ बिहार, तो हम बहुत मान सम्मान से देखा जाता था कि ये आए हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे, इनका स्टैंडर्ड ही अलग है। लेकिन आज वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती? आज हमारे यहाँ से ठीक है, आप इस बात पे खुद को शाबाशी दे सकते हैं, आत्ममुग्ध हो सकते हैं कि हमारे यहाँ के यूपीएससी टॉपर है, लेकिन एक बार सर खुद में आकलन करके खुद के गिरबान में झांक के तो देखिए कि उसे टॉपर बनाने में आपने किया क्या है। आपके सरकार और आपके यहाँ के जो स्टेट की जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो हैं, उससे कितना मदद मिला है उसे उस टॉपर बनने में? तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं ये होता है कि कोई और खुद के मेहनत पे बन रहा है, हम उसकी पकाई रोटियां खा रहे हैं, आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही अब चिंतनीय हो गया है, सोचनीय हो गया है, और सरकार को अब इस पर सोचना चाहिए कि जो बिहार कभी पढ़ने के मामले में, जहाँ के स्टूडेंट टीचर सारे विश्व में माने जाते थे, जो वशिष्ठ नारायण की धरती है, जो चाणक्य की धरती है, जो आर्यभट्ट की धरती है, उसमें अब वो लोग पैदा क्यों नहीं होते? ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ फर्टाइल ब्रेन है, फिर भी हम दूसरे जगह जब जाते हैं बहुत सफल हो जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, बिहार में आके हम क्यों फेलियर हो जाते हैं?
बिल्कुल, बिहार में आके क्यों फेलियर हो जाते हैं, आखिरी सवाल ये रहेगा। मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गांव जब जाता हूं तो 2-3 शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। एक ऐसे शिक्षक हैं, समय था 15 अगस्त का और गांव में सभी बच्चे उत्साहित थे, स्कूलों में जा रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने उन्हें रोक के ये पूछा कि आज क्या है। तो उन्होंने कहा 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब होता क्या है। सौभाग्य से वहाँ वो टीचर गुजर रहे थे जो उन्हें पढ़ाते हैं। उनसे जब उन्होंने कहा कि आज है क्या, तो वो कहा आप बताइए ना। तो अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बताइए। उनको ये नहीं पता था कि 15 अगस्त होता क्या है, या स्वतंत्रता दिवस है, या है, मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि उस दिन देश आज़ाद हुआ था या गणतंत्रता दिवस। वो कंफ्यूज थे। अब समझिए कि अगर ये विडंबना है तो इसको सुधारने के लिए जब आप स्कूलों में जाएंगे तो आप बिहार को कहाँ देखेंगे। सर देखिए, सबसे अभी जो बिहार मतलब नीचे है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो भी शिक्षक होंगे या जो होंगे, हम ये एश्योर नहीं हो सकते हैं कि क्या वो केवल पूरे बिहार में वैसे एक हैं या ऐसे अनेकों हैं। अगर वो एक हैं तो शायद वो व्यक्तिगत या कुछ कर्मचारी जो उन्होंने जैसे आए होंगे वो माध्यम जिम्मेवार हो सकता है। मुखिया बात, हाँ, जो भी जैसे भी आए होंगे वो जिम्मेवार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं, ऐसे लोग बहुत आ चुके हैं, ऐसे वीडियोस बहुत आ चुके हैं, कई राष्ट्रीय चैनलों ने इसे कवर किया हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्तिगत पे ये जिम्मा देके या इल्जाम लगा के आप खुद को बचा रहे हैं। इसके लिए पूरा का पूरा तंत्र जिम्मेवार है। आखिर वो शिक्षक वैसे अयोग्य लोग वहां पहुंचे कैसे? अगर वो आज बच्चों के भविष्य बनाने वाले को स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का अंतर नहीं पता है, जो मुझे तो लगता है कि शायद हम सब की जो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाए जाते हैं उसमें ये बातें हमें बता दी जाती हैं, उसमें समझाई जाती हैं कि आपको पता होना चाहिए। अगर उस शिक्षक को ये बातें पता नहीं है तो वो आने वाले भविष्य को उनके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बताएंगे। यानी आप कहीं ना कहीं सिर्फ मौलिक कर्तव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की तो आप कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए वो अकेले जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए वो लोग सारे जिम्मेवार हैं जिन्हें उन्हें नियुक्त किया। इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार हैं जो हर बार जाते हैं जांच करने उसी स्कूल में, लेकिन वो आज तक नहीं पकड़ पाए कि शिक्षक अयोग्य है। उसके लिए वो तंत्र जिम्मेवार है जो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करता है, जो ऐसे अयोग्य शिक्षकों को पकड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे इसके लिए वो सरकार जिम्मेवार है जो ऐसे अधिकारियों पे कार्यवाही नहीं कर पाती है, जो ऐसे अयोग्य शिक्षक को पकड़ने नहीं देते। तो इसमें पूरा का पूरा तंत्र जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं हमारे साथ के लोग भी जिम्मेवार हैं जो ऐसी गलत चीज़ों पे चुप रह जाते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, चूंकि ये स्टेट का मामला है तो बाकी लोगों को शायद इससे मतलब ना हो, लेकिन उन सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप भले राजनीति से मतलब रखें या ना रखें, राजनीति आपसे मतलब जरूर रखेगी। राजनीति का प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा, आपकी सरकार जैसी होगी उसका प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा। तो जब भी ऐसे कहीं भ्रष्टाचार दिखे, ऐसी अयोग्यता दिखे, कृपया उस पर आवाज उठाइए, दबे नहीं चाहिए। आप मतलब जब शिक्षक बनेंगे, स्कूलों में जाएंगे, तो आप बिहार को कहाँ देख रहे हैं? सर जब मैं शिक्षक बनूंगा तो निश्चित ही सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जितने भी स्टेट अभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देके अच्छे प्रोसेस के थ्रू एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, ज़्यादातर लोग कुछ चर्चाएं हैं स्कैम की, तो लेकिन जितने भी लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देके अपने टैलेंट की वजह से क्वालिफाई होकर आए हैं, उन सबके भरोसे मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तब आपको शायद ये शिकायत नहीं मिलेगी कि उसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का बिल्कुल। तो जब आपके माध्यम से सर, लेकिन एक बात और, अपने जितने भी हमारे साथी कल के आंदोलन में नहीं आए थे स्टेट अभ्यर्थी जो हैं उनसे कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, कि कृपया अब समय आ गया है, जो भी हम आपसी सहमति से आगे वाले दिनांक निर्धारित करेंगे आंदोलन के या प्रदर्शन के, कृपया आप सब उसमें आए। कृपया आप अपनी लाइफ में कम से कम इतना स्ट्रगल, इतना फाइट जरूर कर लें कि जब आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चों को जब आप कहानियां किसी हीरो की सुनाएं तो उसमें किसी और की कहानी ना सुनानी पड़े, आप खुद की कहानी सुना सकें कि जब भ्रष्टाचार हुआ था और आपको मौका मिला था तब आप घरों में नहीं थे, सड़कों पर उतर के लड़े थे। तो मेरा पुनः निवेदन है आप सबसे कि अगला दिनांक जब भी घोषित हो, चाहे वो कोई भी करे, कृपया आंदोलन में जरूर आए। और ये सरकार जो इस ढुलमुल रवैये के साथ है, जो चाहती है कि इस
बहाली को लटकाएं, अटकाएं, झटकाएं, कृपया उसे यह मौका ना दें और सड़क पे हमारे साथ आए। चलिए, तो सड़क पे आए यानी अगली रणनीति बन गई है आंदोलन करने का? सर हमारी रणनीति अभी बनी तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमने कल किया हुआ है आंदोलन, तो हम आगे कल के आश्वासन से मन नहीं, हम संतुष्ट नहीं है सर, संतुष्ट बिल्कुल। और नहीं। व्यापक असंतुष्टि है सारे अभ्यर्थियों में, कहीं से यह संतोषजनक जवाब नहीं था। तो हमारी आगे की रणनीति जब भी होगी, निश्चित ही हमें लगता है हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं इस आश्वासन के भरोसे, लेकिन हम सब आपसी सहमति से आने वाले दिनों में अब ये लड़ाई तब तक रुकेगी नहीं जब तक हमारी नियुक्ति और हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल नहीं जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि कृपया जरूर आए, आगे जो भी आंदोलन हो, क्योंकि जब तक आप संख्या में नहीं होंगे आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। चलिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये बिहार है, यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर भी बनते हैं और पढ़ लिख कर बेरोजगार भी बनते हैं। अगर आपको ये बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि पढ़ लिख कर कैसे बेरोजगार बन जाएंगे, पढ़ लिख के इन लोगों की तरह बेरोजगार बनेंगे। 2019 से भटक रहे हैं, पटना की सड़कों पर हर नेता का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर मंत्री का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, अध्यक्ष, सबका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा लगा है। और आज कल भी ये जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगा है। अब देखना ये है कि ये कब तक आंदोलन करेंगे और कब इन्हें बिहार के स्कूलों में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे।